नमस्कार, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की जो प्रक्रिया है बहुत ही शानदार तरीके से साथियों कंटिन्यू होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग भारत के सामान्य परिचय के विषय में पढ़ रहे हैं और उसमें आपने देखा भारत के नामकरण की बातचीत हो या फिर भारत के राजधानी स्थानांतरण की बातचीत हो, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था स्थिति व विस्तार क्षेत्रफल से संबंधित हो या फिर जनसंख्या से या फिर लैटिट्यूडल जो एक्सपेंडिशन है या फिर लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंडिशन है, इसके संदर्भ में मैंने बातचीत किया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि दूरस्थ बिंदु के विषय में हमने बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी और मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने शानदार और बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिखा है, इससे साथियों ये पता चल रहा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और अनुशासित होकर तथा धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो आइए साथियों, हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप बातों को समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जिस प्रकार कोई छोटा सा शिशु होता है वो पहली बार स्कूल जाता है तो समान रूप से उस स्कूल को नर्सरी कहते हैं, जहां पर उसका समान रूप से पढ़ाई का या फिर उसके बुद्धि या विवेक का नर्सर होता है, पोषण होता है। उसी प्रकार साथियों आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के पश्चात ग्रेजुएट हो रहे होंगे और उसके साथ साथ बहुत से हमारे साथी पहली बार इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग यूपीपीएससी के लिए पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यूपीपीएससी के लिए नर्सरी के छात्र ही हैं। और आपने देखा होगा कि नर्सरी के छात्रों के लिए एक बात कही जाती है, सब पढ़ें, याद रखिएगा, सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसी प्रकार हम आपसे कहेंगे कि आप सभी लोग भी इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, सब पढ़ें और सब बढ़ें। आप सभी लोग इस वाक्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा साथियों, कोई भी हमारा साथी या सामान्य सदस्य पीछे ना रह जाए, इसलिए इस चीज को मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो आइए साथियों हम लोग भली भांति प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखिए नेहा भदौरिया जी जुड़ चुकी हैं, अपने रविंद्र जी हैं, स्मिता सिंह है, एकता राय जी है, वंदना दुबे है, दीक्षा है और ईश्वरी सिंह है, रेखा है, रेणु है, संध्या है, दीपशिखा है, सोनी जी है और अल्पना जी हैं। वंदना दुबे भी देखिए मैं नाम पहले ही ले चुका हूं और तमाम ऐसे हमारे साथी हैं। अमरकांत जी हैं, कैसे हैं अमरकांत जी, सभी लोग बताएं। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पहला है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु, याद रखिएगा दूरस्थ बिंदु कहां पर स्थित है, याद रखिएगा कहां पर स्थित है, यानी उस राज्य का नाम बताना है। और दूसरी बात है साथियों कि उसका नाम क्या है और इस नाम को आखिर किस अंग्रेज के द्वारा दिया गया, किस अंग्रेज के द्वारा कब दिया गया, इसके विषय में सभी लोग फटाफट बताइए भाई, सभी लोग बताइए। देखिए जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं, जवाब आने बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं। अल्पना पांडे जी है, उन्होंने कहा इंदिरा कौल है। रविंद्र तिवारी जी इंदिरा कौल है और अल्पना जी ने तुरंत एक फिर से लिखा लद्दाख है। इसके बाद अंकित मिश्रा जी आपने लिखा इंदिरा कौल है। रविंद्र तिवारी जी आपने जम्मू कश्मीर लिखा। रविंद्र जी अब जाहिर सी बात है 31 अक्टूबर 2019 को आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को पुनः 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया और जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है या अक्साई चीन क्षेत्र है वो भले ही अभी दूसरे देशों के प्रशासनिक हाथों में है, लेकिन साथियों जब वो कभी एक होंगे तो वो लद्दाख के अंतर्गत आएंगे। ये गृह मंत्रालय द्वारा समान रूप से बात कही गई है, तो इस पर आप थोड़ा सा विचार करें। रविंद्र जी, बाकी सभी लोग हमारे साथी सही बता रहे हैं, बहुत ही शानदार। बुल्क पार्कमैन द्वारा 1912 ईस्वी में। अल्पना पांडे जी, दीपशिखा जी, सोनी जी, बहुत ही शानदार।
साथियों सब कुछ हमें इसका जवाब मिल गया, सब कुछ हमें इसका जवाब मिल गया। कहां पर स्थित है तो आप देखेंगे यूटी स्टेट है लद्दाख, ठीक है, यूटी स्टेट है लद्दाख। आप देखेंगे क्या नाम है तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा कौल है, जो अंग्रेज, याद रखिएगा, पार्क बुल्कमैन के द्वारा 1912 ईस्वी में इसका नाम दिया गया था। इसके बाद साथियों अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत का मुख्य भूमि से दूर, याद रखिएगा, मुख्य भूमि से दूर स्थित सुदूर, याद रखिएगा, सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है साथियों? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप सभी लोग साथियों इसके विषय में आप देखेंगे, पहली बात तो ये किस राज्य में है ये भी आप सभी लोगों को बताना है, और उस राज्य के किस द्वीप में स्थित है ये भी आप सभी लोगों को बताना है। कौन सी, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत है, कौन सी ग्राम पंचायत है ये भी मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत है। और याद रखिएगा इसके बाद मैंने आपको बताया था किस प्रधानमंत्री के नाम पर इसको रखा गया है। सभी लोग फटाफट बताइए जी। इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट पहले कहते थे, ग्रेट निकोबार में स्थित है, और बहुत ही शानदार जवाब आया। देखिए अजय पाल जी हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्वेश्चन को। याद रखिएगा भारत का मुख्य भूमि से दूर, याद रखिएगा मुख्य भूमि से दूर का मतलब ये है कि ये जो भाग है इस भाग से साथियों दूर यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार यूटी स्टेट किस राज्य में? तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार में। किस द्वीप में? तो जाहिर सी बात है ग्रेट निकोबार में। इसके बाद किस पंचायत में? तो लक्ष्मी नगर, याद रखिएगा लक्ष्मी नगर। और याद रखिएगा किस प्रधानमंत्री के? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका पड़ा। हालांकि पहले इसे पार्सन बिंदु या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते थे। बहुत ही शानदार जवाब है भाई, बहुत ही शानदार जवाब है। एकता राय जी ने तो पूरी तरह से हिस्ट्री ही ओपन करके रख दिया कि ग्रेट निकोबार, लक्ष्मी नगर, ग्राम पंचायत, इंदिरा पॉइंट और श्रीमती इंदिरा गांधी 24 फरवरी 1974 ईस्वी को। बहुत ही शानदार। तो साथियों ये बातें रहीं। इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें तो बताइए, हमने कहा था कि हिंद महासागर पर भारत केंद्रीय अवस्थिति रखता है, तो आप हमको बताइए कि यहां पर बांग्लादेश है, याद रखिएगा बांग्लादेश है साथियों। यहां पर आप देखेंगे श्रीलंका है, और यहां पर आप जानते हैं साथियों कि ये पाकिस्तान है। अब आप बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन द्वारा इन देशों को बृहद स्तर पर आपने देखा होगा, चीन द्वारा इन देशों को बृहद स्तर पर आपने देखा होगा कर्ज दिया है, जिसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके विषय में मैंने आपको कल बताया था। यानी चीन का ये सोच है कि जो छोटे छोटे देश हैं उन मुल्कों को हम इतना ज्यादा कर्ज दे दें कि उस कर्ज के तले ये दब जाएं, और उसकी इस पॉलिसी को डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी या पॉलिसी कहा जाता है। अब आप हमको बताइए कि इसके तहत चीन ने बांग्लादेश में किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? यहाँ पर कौन सा पोर्ट है बताएं सभी लोग। श्रीलंका में किस पोर्ट का निर्माण करवाया है इसको भी बताइए, और पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट या पत्तन है जिसका निर्माण उसने करवाया है, सभी लोग बताइए। इसके बाद फिर हम जो हिंद महासागर है उसके विस्तार के विषय में बातचीत करेंगे। जी सभी लोगों के जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। अल्पना पांडे जी बहुत ही शानदार जवाब, रेखा यादव जी, स्नेहा जी और अपने रविंद्र जी हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा बताया कि बांग्लादेश में पायरा है, ग्वादर पाकिस्तान में है और श्रीलंका में हम्बन टोटा है। बहुत ही शानदार। तो साथियों आप सभी लोगों की इस शानदार मेहनत को हम इतना शानदार तरीके से आप सभी लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सभी लोगों की ये मेहनत हम लोगों को सजग करेगी कि जाहिर सी बात है कि जितना अच्छे से हो सके चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो आइए साथियों, बहुत ही शानदार पायरा बंदरगाह का संबंध है बांग्लादेश से, श्रीलंका से संबंध है हम्बन टोटा, और ग्वादर बंदरगाह का संबंध है साथियों
पाकिस्तान से। तो आइए अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। कल हमने वैसे आप सभी लोगों को बता दिया था, मैं एक बार पुनः आपके सामने चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम में बना रहा हूं। इस डायग्राम में आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जैसे ये हमारा देश है, प्रायद्वीपी है, तो कटा फटा तट होगा, और अगर कटा फटा तट होगा तो जाहिर सी बात है इस कटे फटे तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, क्या है साथियों? काल्पनिक रेखा है। इसे याद रखिएगा, कोस्ट बेस लाइन कहा जाता है। यानी आप देखेंगे कि कोस्ट बेस लाइन का मतलब होता है कि हमारे देश का वो स्थल जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, और उस तट को, उस कटे फटे तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे कोस्ट बेस लाइन या फिर तटीय सीमा रेखा कहते हैं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए साथियों। ये आपका स्थल है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि कटा फटा तट होने के कारण आप देखेंगे कोस्ट लाइन और इस स्थल के बीच में समुद्र का जल यहां पर स्थित होगा। तो जब स्थित होगा तो साथियों इसे क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक जल कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, इसे आंतरिक जल कहते हैं, अर्थात इनर वाटर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये जो आपका कोस्ट बेस लाइन है इसे हम 0 नॉटिकल माइल्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये नॉटिकल माइल्स क्या है? तो नॉटिकल माइल्स समुद्री दूरी को मापता है। ये एक नॉन एसआई यूनिट है जो समुद्री दूरी को मापता है। एक नॉटिकल माइल्स जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। सही सुना आपने, एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1852 मीटर के बराबर होता है। हालांकि उसको मैं आपको बाद में जरूर लिखा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको व्यवस्थित हो गई होंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें साथियों, तो सभी लोग जानते हैं कि 0 नॉटिकल माइल्स अर्थात ये कोस्ट बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, ठीक है, तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। इसकी याद रखिएगा, क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर कहते हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिए साथियों। इस क्षेत्रीय सागर, इसका मतलब यह है कि इस भाग के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण रूप से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार जैसे होगा। पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थित जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन पर भारत का पूर्ण रूप से एक ऑटोनॉमी होगी, मोनोपोली होगी, अर्थात यहाँ पर एकाधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेस लाइन से साथियों, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक जो आपका ये क्षेत्र होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक साथियों जो आपका क्षेत्र होता है, समुद्र विस्तार होता है, इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ मंडल कहते हैं। समीपस्थ मंडल कहते हैं। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं साथियों? समीपस्थ मंडल कहते हैं। ये जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे समीपस्थ मंडल कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर राजकोषीय, याद रखिएगा, सीमा शुल्क है, पर्यावरण स्वच्छता है, या फिर राजकोषीय स्थिति है, इन सब के विषय में एकाधिकार प्राप्त है भारत सरकार को। ठीक है, इसके बाद बेस लाइन से ही साथियों, बेस लाइन से ही अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर ये जो आपका है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जो क्षेत्र है इसे अनन्य आर्थिक जोन कहते हैं। याद रखिएगा, अनन्य, याद रखिएगा साथियों, क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यानी EEZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे साथियों, तो इस पर हम कहें तो भारत सरकार का
यहाँ के संसाधनों की खोज के संदर्भ में, यहाँ के पर्यावरण अध्ययन के विषय में, और साथियों यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के विषय में काफी हद तक इसको इजाजत मिली होती है। इसके बाद आप देखेंगे जो भाग बचता है समंदर का उसे उच्च सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सागर कहते हैं। और इस उच्च सागर पर आसपास जो भी स्थित देश है उन सभी देशों पर समान रूप से उनका अधिकार होता है। तो एक बार सभी लोग बताएं, ये बातें स्पष्ट हैं, किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है? मैं इसको थोड़ा सा यहां पर आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार से छोटा किए दे रहा हूं। बताएं भाई, अगर स्पष्ट है सभी लोग अपना अपना संकेत कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। इसके बाद इसको हम लोग डिक्टेट कर लेते, लिख लेते हैं। रविंद्र तिवारी जी, बिल्कुल क्लियर है। हरि गोविंद जी, आपका हमेशा मैसेज हमें मिलता रहता है, हमेशा हमें आपका मैसेज मिलता रहता। राधा शर्मा जी हैं जी। आइए साथियों, इसके विषय में हम लोग नोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, याद रखिएगा, पेनिनसुला पार्ट, भारत का पेनिनसुला पार्ट अर्थात भारत का प्रायद्वीपीय भाग कटा फटा है जिसे मिलाने वाली काल्पनिक तटीय रेखा को याद रखिएगा, रेखा को आधार रेखा याद रखिएगा साथियों, बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आधार रेखा व स्थल के मध्य। देखिए बहुत ही सामान्य हो जाता है जब आप समझ लेते हैं बातों को, तो लिखने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से समझा गया उसी तरह से उसको आप अच्छे से डिक्टेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। याद रखिएगा, आधार रेखा व स्थल भाग के मध्य स्थित जल को आंतरिक जल, इसका मतलब यह है कि इनर वाटर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे आप पैरा चेंज करके अब लिखेंगे। याद रखिएगा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र विस्तार को या समुद्र क्षेत्र को प्रादेशिक सागर, क्या साथियों, प्रादेशिक सागर कहा जाता है। प्रादेशिक सागर कहा जाता है जहां स्थित प्राकृतिक संसाधनों पर भारत सरकार का पूर्णकालिक एकाधिकार रहता है।
नोट करो भाई, सभी लोग नोट करो। बात कहां से कहां तक की हो गई? बात यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक की बातचीत हो गई साथियों। तो सभी लोग इसको फटाक से नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। दीपशिखा जी, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? रेणु वर्मा जी, आप भी बताएं। आर्टमैन जी, बिल्कुल क्लियर है, आपने लिखा, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से भाई चीजों को समझते जाइएगा। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, वहीं आधार रेखा से, याद रखिएगा, वहीं आधार रेखा से, आप देखेंगे आधार रेखा से 24, याद रखिएगा 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र क्षेत्र को क्या कहते हैं? समीपस्थ मंडल कहते हैं। समीपस्थ मंडल, इसका मतलब यह है कि इसे अंग्रेजी में कॉन्टिगुअस डिवीजन कहा जाए, है ना, कहा जाता है, जहां भारत सरकार को याद रखिएगा सीमा शुल्क, क्या साथियों? सीमा शुल्क, याद रखिएगा राजकोषीय अधिकार, याद रखिएगा पर्यावरण स्वच्छता पर एकाधिकार होता है। यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कौन सा मंडल? समीपस्थ मंडल। याद रखिएगा बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है उसी की मैं बातचीत है कर रहा हूं। क्लियर है? हो गया हो तो एक और बस्ता है, आइए उसके विषय में भी हम लोग फटाफट नोट करते हैं साथियों। सभी लोग क्लियर करें। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, वहीं आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा समुद्र क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, याद रखिएगा EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा जहां पर्यावरणीय अध्ययन संसाधनों का अन्वेषण व अनुसंधान आदि शामिल होते हैं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। आगे लिखिएगा, तत्पश्चात विस्तारित समुद्री क्षेत्र को या समुद्री क्षेत्र पर देशों का समान अधिकार होता है, जिसे याद रखिएगा साथियों, जिसे हाई सी कहते हैं।
हाई सी कहा जाता। ये लीजिए भाई, कितना सरल था ये, कितना आसान था, चीजों को आपको व्यवस्थित करते जाना है। जी बिल्कुल, आधार रेखा को ही हर बार बेस मानना है। आधार रेखा से इधर उधर तनिक भी आपको नहीं जाना है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल स्मिता जी, क्लियर है अब? अब इसके बाद देखिए हम लोगों का इसमें अगला जो टॉपिक है वो सीमावर्ती के विषय में है। सीमावर्ती देश। तो सीमावर्ती देशों को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, सीमावर्ती देशों के विषय में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन साथियों यहां पर आप सभी लोगों को समझना है पहले। सब कुछ क्लियर है ना साथियों? अगर सब कुछ क्लियर हो तो जाहिर सी बात है बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा। अभी कोई विशेष राय या टिप्पणी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप ध्यान से समझिए। समझना क्या है, अगर हम आपसे कहें तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की अगर अनुसार हम देखें, भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो याद रखिएगा भाग 1 पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल 1 में एक बात कही गई है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो राज्यों की व्यवस्थाएं हैं वो समान रूप से आप देखेंगे तो कितना है, संघीय है, यानी संघीय शासित व्यवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट कहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे तो साथियों सामान्य राज्य। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम सबसे पहले इनके विषय में चर्चा करें तो थोड़ा सा ध्यान से यहां पर समझिएगा। 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक अगर हम बातचीत देखें, 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक अगर हम देखें तो भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें चंडीगढ़ है, नई दिल्ली था, पौंडीचेरी था, दादरा नगर हवेली था, दमन दीव था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो इस प्रकार से आप पुडुचेरी है, लक्षद्वीप को भी आप देखेंगे 7 थे। लेकिन साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइज लिखिएगा, रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 लागू किया गया। और जब इसके हिसाब से लागू किया गया तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट में बांट दिया गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा साथियों आप देखेंगे तो लद्दाख हो गया। ठीक है साथियों, ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर के विषय में देखें तो साथियों ये 20 जिला को लेकर ये अलग हो गया और लद्दाख में 2 जिलों को लेकर ये सामान्य रूप से अलग हो गया। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो साथियों श्रीनगर की अगर हम बातचीत करें, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और ये जो है मई से लेकर अक्टूबर तक ये सामान्य रूप से राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। इसी प्रकार जम्मू की अगर हम लोग बातचीत करें तो जम्मू भी हमारे देश की, याद रखिएगा हमारे देश के केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और ये साथियों राजधानी नवंबर से अप्रैल आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के यह है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो श्रीनगर है और शीतकालीन जो राजधानी है वो साथियों जम्मू कश्मीर है। कुल मिला के इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरी जब आप इसमें मिल गए तो देख लीजिए ये कितने हो गए, 2 मिल गए तो जाहिर सी बात है ये 9 हो गए। ठीक है, आप देखते जाइए, पहले समझते जाइए, अभी ये फाइनल नहीं है। पहले 7 थे, फिर 31 अक्टूबर 2019 को याद रखिएगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट 2019 के अनुसार आप देखेंगे इसमें 2 केंद्र शासित राज्य हुए और इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं
दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव को, वहां की शासन व्यवस्था को समान रूप से अलग अलग देखना पड़ता था। तो इसलिए दोनों को क्या किया गया, आपस में संयुक्त कर दिया गया और एक केंद्र शासित के रूप में इसे माना गया। तो दादरा नगर हवेली व दमन दीव ये सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य है। तो जाहिर सी बात है इसमें अब एक माइनस हो जाएगा और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है, 8। थोड़ा सा सभी लोग इसके विषय में बताइए। हालांकि जम्मू कश्मीर के विषय में मैं आपको भी व्यापक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है साथियों? बताओ सभी लोग, यहां तक क्लियर? चीजों को सभी लोग फटाफट बताइए। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? सभी लोग बताएं, सभी लोग। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बातचीत करें सामान्य राज्य के विषय में, सामान्य राज्य के विषय में, तो पहले 29 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई। तो साथियों आइए सबसे पहले हम इतनी चीजों की चर्चा यहां पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीमावर्ती देश को जानने से पहले हम इतनी बातें पहले हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत राज्यों का संघ है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है, जहां संघ शासित राज्य, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूटी स्टेट कहते हैं, जहां संघ शासित राज्य तथा सामान्य राज्य के रूप में देश की अपनी व्यवस्था है, देश की अपनी संवैधानिक, याद रखिएगा, संवैधानिक व्यवस्था है, व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, पैरा चेंज करके। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित राज्य आप देखेंगे तो पहला जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा जो है लद्दाख यूटी में परिवर्तित हुए। परिवर्तित हुए, ठीक है, परिवर्तित हुए, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर 20 जिलों के साथ, ठीक, श्रीनगर, ठीक है, क्या नाम है इसका, श्रीनगर सामान्य रूप से ग्रीष्मकालीन व जम्मू शीतकालीन। अलग हो गया, अलग हुआ। ध्यान दीजिएगा, वहीं ध्यान दीजिएगा, लद्दाख 2 जिला, एक कारगिल है, दूसरा क्या है, लेह है। याद रखिएगा, लद्दाख 2 जिलों या जनपदों के साथ अलग हुआ और इसकी जो राजधानी रही लेह रही।
ले रही। सभी लोग इतनी बातों को अच्छे से नोट करिए, फिर साथियों में आगे बढ़ता हूं। सभी लोग भाई इतनी बातों को अच्छे से नोट करें। यहां पर सभी लोगों को ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 भारतीय संसद में गृह मंत्री द्वारा ये सबको कहकर चौंका दिया जाता है कि अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A समान रूप से डिमोलिश किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से जो समान रूप से एक सामान्य राज्य का दर्जा है उससे हटाकर 2 केंद्र शासित राज्यों में से तब्दील किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये वही बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाया है। ठीक है, आगे देखिएगा। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा आप ध्यान दीजिएगा, वहीं गृह मंत्रालय द्वारा दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव को संयुक्त कर दिया, जिसकी राजधानी दमन घोषित की गई। याद रखिएगा, इस प्रकार भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या साथियों कितनी है? 8 है। वहीं सामान्य राज्यों की संख्या याद रखिएगा साथियों 28 है। तो इतनी बातों को सभी लोगों को ध्यान देना है। यहां तक हमारे जिस भी साथी को कोई समस्या आई हो, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं इतनी बातों को आपको ना समझाता, इतनी बातों को जो मैं आपको समझाया हूं, अगर ना समझाता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सी दुविधा रही होंगी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग 8 को किस प्रकार से हमने प्राप्त किया है, इन सब को आप सभी लोगों ने पूरे इस लेख के अनुसार अच्छे से व्यवस्थित कर लिया होगा। बताएं सभी लोग, एक बार अपना अपना कमेंट करें। संध्या यादव जी को तो भाई समझ में आ गया है, दीपशिखा जी, भास्कर जी आपको समझ में आया, अल्पना जी आपको। तो आइए साथियों, हम लोग बातचीत करते हैं आगे अब विशेष रूप से। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की भौगोलिक, अब वो चाहे साथियों भौगोलिक में स्थलीय हो या फिर जली हो, ध्यान दीजिएगा, भारत की भौगोलिक सीमा से लगे पड़ोसी देशों को सीमावर्ती देश कहा जाता है। सीमावर्ती देश कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे साथियों, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बातचीत करें, अफगानिस्तान की बातचीत करें,
चीन की बातचीत हो, नेपाल है, भूटान है, इसके साथ साथ म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये 7 देशों को आप ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये जितने भी पीले कलर से लिखे हुए हैं, समान रूप से इनके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा लगती है। क्या लगती है? स्थलीय सीमा लगती है। अब कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी क्या सीमा है, उन सब के विषय में बहुत ही विस्तृत तरीके से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। वहीं आप देखेंगे सामान्य रूप से तो जलीय सीमा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बातचीत करें, जलीय सीमा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बातचीत करें साथियों, तो देखिए हमारी जो जलीय सीमा है, हालांकि किताबों में तो सिर्फ 2 देशों के लिए बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मालदीव के बीच में है, मालदीव हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे साथियों श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। इंडोनेशिया के विषय में भी हम बातचीत यहां पर जरूर करना चाहेंगे, इंडोनेशिया के विषय में भी हम थोड़ा सा बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो इसको भाई सभी लोग फटाफट नोट करिए। और एक चित्र मैं आप सभी लोगों के सामने बना रहा हूं, उस चित्र के हिसाब से आप चीजों को मैनेज करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कितने लोग हैं जो चित्र अब खुद बना लेते हैं? कोई विशेष रूप से अब दिक्कत आप लोगों को नहीं होती है? बताओ भाई सभी लोग, कितने हमारे साथी हैं जो चित्र अपने से बना लेते हैं? तो अगर देखें तो ये यहां से लेकर ये पाक हो गया, दूसरा साथियों ये अफगान हो गया, तीसरा आप देखेंगे साथियों तो ये चीन हो गया, चौथा आप देखेंगे तो नेपाल हो गया, पांचवा देखेंगे तो भूटान हो गया, ठीक है, छठा देखेंगे साथियों तो म्यांमार हो गया, और सातवां देखेंगे तो बांग्लादेश हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि सातों आपको यहां क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो मालदीव है, ये आपका मान लो जल के साथ है का नंबर, ये श्रीलंका है, ये खा नंबर है, और इधर आप देखेंगे तो यहां पर द्वीपों का जो समूह है जिसे सामान्य रूप से 39, याद रखिएगा 13,500 द्वीपों की संख्या है। इंडोनेशिया के पास दुनिया में सर्वाधिक द्वीप हैं, इसीलिए इसे हिंद महासागर का ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। हिंद महासागर का याद रखिएगा ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। और इसके साथ आप देखेंगे तो ग्रेट चैनल के माध्यम से हमारी सीमा बनती। हालांकि किताबों में इसके विषय में विशेष जिक्र नहीं किया रहता, तो आप सभी लोग इसको फटाक से नोट करें, फिर मैं आगे बातचीत करता हूं। कुछ कुछ बन जाता है। तो साथियों आइए हम लोग पहले स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के विषय में बातचीत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के विषय में हम जरूर यहां पर बातचीत करेंगे। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपका कोई आकलन नहीं कर रहे हैं साथियों, आप हमारे सम्मानित सदस्य हैं, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के सदस्य हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस वक्त आपसे कहा जाए कि भारत के साथ पाकिस्तान के कितने, याद रखिए भारत के साथ यानी पाकिस्तान भारत के साथ या भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आप सभी लोग क्या जवाब देंगे? बताओ भाई सभी लोग, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आप सभी लोग हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताएं। कितने ऐसे हमारे साथी हैं जो समान रूप से ये बात बताएंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको बताएंगे तो इसकी पूरी कहानी हमें बतानी पड़ेगी, और थोड़ा सा हम आपसे 6 मिनट का वक्त लेंगे।
गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है तथा लद्दाख है। रविंद्र जी ने समान रूप से 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों को बताया। इसी प्रकार अल्पना जी है, उन्होंने 5 बताया। दीक्षा राय जी है, उन्होंने कहा कि 4 है, 4 है, 4 है। रीता पांडे जी ने भी 4 बताया। तो आप सभी लोग जो हमारे साथी हैं जो समान रूप से 4 बता रहे हैं वो यहां से देख लें। ये भारत सरकार का नया मानचित्र है, ये भारत सरकार का नया मानचित्र है, अर्थात 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात का ये तुरंत जो है ये मानचित्र है। और आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पूरा पीला का पीला, भले ही पाकिस्तान पर कब्जा हो, चीन का कब्जा हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पीला क्षेत्र आ रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? लद्दाख के अंतर्गत आ रहा है। और आपने देखा होगा इधर से कि ये जो पूरी की पूरी सीमा यहां से यहां तक लग रही है, आप देखेंगे तो चलो भाई, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 4 तो हो गए। अब प्रश्न ये है कि ये भी तो सीमा बना रहा है, ये भी तो सीमा बना रहा है, अगर आप इसको अपना मानते हो, अगर आप इसको अपना मानते हो। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि लद्दाख का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत है। ये बात सभी लोग क्लियर है? तो आइए साथियों, इसके विषय में थोड़ा सा हम पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है इसके विषय में समझना और जानना, जम्मू कश्मीर के विषय में। ठीक, सभी लोग यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, यहां पर सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं बातचीत कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के विषय में, क्योंकि इसको जब तक आप नहीं समझोगे इसके पूरे ऐतिहासिक चीज के विषय में, तब तक साथियों ना तो आप एलओसी समझ पाओगे, ना एलएसी समझ पाओगे, ना गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र समझ पाओगे, ना अक्साई चिन क्षेत्र समझ पाओगे, और ना ही रेड क्लिफ के विषय में आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी हो पाएगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा और चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। साथियों, 1925 ईस्वी में, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में डोगरा राजवंश, याद रखिएगा, डोगरा राजपूत, याद रखिएगा, राजपूत वंश के एक राजा यहां बने और उनका नाम था श्री हरि सिंह। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इनसे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। राजा श्री हरि सिंह यहाँ के राजा बनते हैं। 1925 ईस्वी में डोगरा राजपूत वंश के राजा श्री हरि सिंह यहाँ के राजा बनते हैं। साथियों, ठीक है, 1925 में हमारा देश अंग्रेजों के गिरफ्त में था और ये गिरफ्त जो है 1947 तक चला। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1900, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। साथियों, देश आजाद हो गए। जैसे ही देश आजाद हुआ तो उसके पहले से ही हमारे देश के बिस्मार्क कहे जाने वाले, याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क या फिर लौह पुरुष कहे जाने वाले, लौह पुरुष कहे जाने वाले, सरदार कहे जाने वाले सरदार पटेल साहब भारत में देशी रियासतों को समान रूप से विलय करने का प्रयास कर रहे थे। या तो फिर बात से और नहीं तो फिर बाकी तो आप समझते हैं, साम दाम दंड भेद। और जब ये भारत के लौह पुरुष या बिस्मार्क देशी रियासतों को भारत में एक करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों प्रयोग किया, अर्थात एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर आपने देखा होगा ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय के लिए सरदार पटेल ने जो एक ऑपरेशन चलाया, उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। साथियों, बहुत सी रियासतें थी, आनाकानी कर रही थी। जैसे आपने देखा होगा हैदराबाद है, वो समान रूप से आनाकानी कर रही थी, लेकिन साम दाम दंड भेद से उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो जम्मू कश्मीर के राजा श्री हरि सिंह साहब थे, इनको भी याद रखिएगा, श्री हरि सिंह साहब थे, इनको भी सरदार पटेल ने कहा था कि राजा जी,
अब राजशाही व्यवस्था का अंत हो चुका है, अब आप भी भारतीय संघ में शामिल हो जाइए। तो हरि सिंह ने साथियों कहा कि नहीं, हम समान रूप से स्वाधीन रहेंगे, यानी स्वाधीनता रहेंगे कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ जाएंगे। साथियों, ये जो हरि सिंह थे, ये यूरोप के एक देश स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली पर आधारित व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। मैं फिर से आपसे कह दूं कि श्री हरि सिंह से सरदार पटेल साहब ने कहा था कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहा कि हम स्वाधीन हैं, अर्थात हम अपने ही अधीन रहेंगे, हम ना तो भारत के साथ जाएंगे ना ही पाकिस्तान के साथ। और साथियों, ये यूरोप के देश स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के तर्ज पर समान रूप से साथियों यहां की व्यवस्था है। कभी समय होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इधर आप देखेंगे, लेकिन साथियों ये जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर पर इधर पाकिस्तान वहां के जनजातीय लोगों, कबलाई लोगों के माध्यम से वहां पर घुसपैठ की, इन्फिल्ट्रेशन का कार्य हुआ। जब घुसपैठ हुई तो जाहिर सी बात है कि हरि सिंह साहब को लगा कि अब हमारी स्वाधीनता नहीं बच पाएगी, तो उन्होंने तुरंत सरदार पटेल साहब से संपर्क किया। और सरदार पटेल साहब से जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम संधि, याद रखिएगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। याद रखिएगा उस पत्र का क्या नाम था, विलय पत्र। विलय पत्र को अंग्रेजी में वहां पर क्या कहा गया, याद रखिएगा, समान रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। याद रखिएगा, ये शब्द जो है आप सभी लोगों को जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है और ना ही समान रूप से किताबों में मिलता है। मैं फिर से कह दूं कि सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन नामक संधि पत्र समान रूप से हरि सिंह के सामने रखा था। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी व्यवस्था हम जो है नहीं करेंगे। और उसमें कहा भी था कि भारत जम्मू कश्मीर की रक्षा हेतु पूरी सुरक्षा देगी, भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों पर समान रूप से वर्चस्व बनाए रखेगा और इसके साथ साथ संचार व्यवस्था पर भी भारत का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। बाकी लोकल मुद्दे पर कोई भी आपको छेड़ नहीं सकता है। और इसी की तर्ज पर आपने देखा होगा आगे चल के अनुच्छेद 370 और 35A को समान रूप से यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। ये बात सभी लोग जानते हैं। और जैसे ये बात साथियों इन्होंने हस्ताक्षर किए तो साथियों पाकिस्तान से भरोसा तो रहा नहीं हरि सिंह साहब को, हरि सिंह साहब से। आपने देखा किस प्रकार पाकिस्तान के लोगों ने घुसपैठ की और इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत के प्रति भी वो संदेश करते थे, भारत के प्रति भी साथियों इनका संदेह था कि कहीं भारत जो कमिटमेंट किया है, भारत जो प्रॉमिस किया है, कहीं ना कहीं भारत इससे बहुत दूर ना हो जाए। इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं साथियों 26 अक्टूबर 1947 का समय है। यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, 26 अक्टूबर 1947 का समय है। इस दिन ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं शाम के वक्त। याद रखिएगा, शाम के वक्त ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद अपने अंगरक्षक दीवान सिंह को, याद रखिएगा दीवान सिंह को, इनका अंगरक्षक है दीवान सिंह को, ये आदेश देते हुए कहते हैं कि दीवान सिंह मैं सोने जा रहा हूं, रात्रि हो गई है इसलिए मैं सोने जा रहा हूं, और अगर अगली सुबह श्रीनगर में फौजियों की गोली और लड़ाकू विमानों की हुंकार ना हो तो तुम मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये सोचिए, इतनी बड़ी बात राजा हरि सिंह अपने अंगरक्षक को कहता है। क्योंकि उसे संदेह नहीं होता कि भारत अपने वादे को निभाएगा। अगर भारत अपने वादे को ना निभा पाया तो जाहिर सी बात है आप मेरे को गोली मार देना, वो भी सोते वक्त ही मार देना। और साथियों ये इतनी बड़ी बात अगर हरि सिंह ने कही है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा।
और बाकी साथियों, भारत जो कहता है, भारत जो वादा निभाता है अपने लोगों से या किसी अन्य लोगों से भी, अन्य लोगों से वादा जो निभाता है उसको तो और अच्छे से वो पूरा करता है साथियों। तो इस प्रकार से आज की ये प्रमुख रूप से बातचीत रही। जब हम कल आपके सामने उपस्थित होंगे तो जितनी भी बातें हैं साथियों, मैं आपको एकमुश्त चीजों को लिखाते हुए फिर आऊंगा। जब आऊंगा तो जाहिर सी बात है 26 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2016 तक की मैं बातचीत यहां पर करूंगा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्निर्माण आयोग या फिर अधिनियम सामान्य रूप से 2019 के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसको समाप्त करेंगे और भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली उस सीमा के विषय में, उस रेड क्लिफ के विषय में भी मैं आपको परिचय बताऊंगा कि किस प्रकार से ये 3 महीना का परिवेश, याद रखिए 3 महीना अंग्रेज था, ग्रेट ब्रिटेन से 3 महीने के लिए भारत आया और देखो किस प्रकार से दोनों के बीच में बंटवारा करके सीधा इंग्लैंड चला गया। तो आशा करता हूं कि साथियों इन सब चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझा होगा। कल आएंगे, एक एक करके चीजों को डिक्टेट करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया भी होगा। तो आप सभी लोगों की भाई मैं प्रतिक्रिया को जान लेता हूं। अल्पना पांडे जी समझ में आया, धीरज राजपूत जी बिल्कुल समझ में आया, रविंद्र तिवारी जी बिल्कुल, रविंद्र तिवारी जी ने हमारे उस बात को भी लिख दिया। क्या लिख दिया? जैसे हमने कहा कि हे मेरे अंगरक्षक दीवान सिंह, मैं सोने जा रहा हूं। अगर सुबह के वक्त अगर श्रीनगर में भारतीय फौजियों की गोलियों की आवाज या उनके लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो तुम मुझे सोते ही मार देना। साथियों ये जो कमिटमेंट है इसका मतलब एक तरह का संदेह उत्पन्न कर रहा था राजा हरि सिंह को। और आपने देखा किस प्रकार से साथियों 1947 से लेकर आज तक हमारे लाखों वीर सपूत, कोई तमिलनाडु का है, कोई अंडमान निकोबार का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई पंजाब का है, सोचिए अपना वादा निभा रहा है। 1 लाख लोगों से भी ज्यादा हमारे फौजियों की मृत्यु हो चुकी होगी और उसके संदर्भ में हमने 1962 में, 65 में और 1999 में हमने कारगिल युद्ध लड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, अपने उस प्रॉमिस को निभाते गए। साथियों ये हमारे देश की गौरव गाथा है और इस गाथा को जरूर हम आपके सामने कल लिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहां से आपका बिल्कुल एक प्रश्न बनना तय है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट 2019 यानी 2019 के संदर्भ में यहां से क्वेश्चन आपका पीसीएस प्री 2020 में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि यहां पर जरूर पूछा जाए। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।